लकी तेजिंदर से बात करने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया था, लेकिन तेजिंदर उसके सामने मुंह भी खोलने के लिए राजी नहीं था। आखिर में जब लकी के पास में कोई चारा बाकी नहीं रह गया तो उसने तेजिंदर के बदन में सुई गोदनी शुरू कर दी। आखिर में जब तेजिंदर से ये सब सहा नहीं गया तो उसने सब कुछ तोते की तरह उगलना शुरू कर दिया। इधर प्रफुल्ल के चले जाने के बाद में उसकी मां की हालत खराब हो गई थी। डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए तो आया ही था, लेकिन साथ में वो शिवराज को भी ब्लड प्रेशर कम करने की दवा दे गया। शिवराज अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बस इस चीज की चिंता खाई जा रही थी कि कहीं प्रफुल्ल के ऊपर लगे हुए इल्जाम साबित न हो जाएं। अगर ये हो जाता तो ना सिर्फ पूरे बाजार में उनकी थू थू होने लगती, बल्कि उनका काम संभालने के लिए भी उनके साथ कोई नहीं रह जाता। इधर दशरथ और अभिलाषा अपने घर में आ गए। दशरथ ने वकील को फोन कर दिया। उसने कहा कि उसे आने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, इसलिए सब लोग अपने अपने बंगले की तरफ निकल गए। जिस तरह की चिंता शिवराज को हो रही थी, उसी तरह की चिंता दशरथ को भी हो रही थी। अगर प्रफुल्ल पकड़ा गया और उसके ऊपर इल्जाम साबित हो गए तो पापा और पापा के साथ में हम सब लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। दशरथ ने अभिलाषा से कहा। ऐसा क्यों? अभिलाषा ने उन्हें पानी का गिलास थमाते हुए कहा। अरे बात ऐसी है कि इल्जाम साबित होने के बाद में उसे जेल जाना पड़ेगा। प्रधान खुद अपने मुंह से कहकर गए हैं कि कम से कम 7 साल की सजा होने वाली है। चलो कानून तो उसे जो सजा देगा वो देगा, लेकिन इधर पापा को भी तो सजा देनी पड़ेगी। घर के कानून के हिसाब से अगर कोई भी जेल जाता है तो उसे घर से बाहर कर दिया जाता है। अब लकी के जाने के बाद में अगर प्रफुल्ल भी चला जाएगा तो हमारा सारा काम कौन संभालेगा? मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही है, दशरथ ने कहा। लेकिन उस बात से अभिलाषा को कोई चिंता नहीं हो रही थी, बल्कि उसे तो इसमें एक बड़ा मौका नजर आ रहा था। अरे ये तो अच्छा है ना, अगर प्रफुल्ल के ऊपर इल्जाम साबित हो जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हो ही जाएंगे, तो लकी के घर वापस आने का रास्ता साफ हो जाएगा ना, अभिलाषा ने कहा। कैसे? क्या कैसे? अगर काम संभालने के लिए कोई नहीं होगा तो पापा जी को लकी को बुलाना ही पड़ेगा, देखिएगा आप। उसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। नहीं, मुझे नहीं लगता अभिलाषा कि वो ऐसा कुछ करने वाले। एक बार अगर कोई घर से बाहर गया तो गया, उसके बाद वो कभी घर के अंदर नहीं आ सकता है। पापा उसूलों के वैसे तो बहुत पक्के हैं। काम डूब जाएगा चलेगा, लेकिन वो अपने कायदे को तो नहीं डूबने देंगे, दशरथ ने कहा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लकी के केस में बात अलग है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो जरूर लकी को वापस बुला लेंगे, बस प्रफुल्ल के ऊपर सारे केस प्रूफ हो जाएं, अभिलाषा ने कहा। उनके मुंह से ये सुनते ही दशरथ उनकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने बहुत गलत बात कह दी थी। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा। तुम ना ऑफिस कम जाते हो, और जाते भी हो तो किसी से बात नहीं करते। मेरा सबसे बात करने का काम पड़ता रहता है। वो दबी जुबान में ना मुझे प्रफुल्ल के जितने भी कारनामे हैं ना, सबके बारे में बताते रहते हैं। अरे एक ने तो कहा कि इससे पहले कि अभिलाषा अपनी बात पूरी कर पाती, निशांत वहां पर आ गया और भागता हुआ आया और सीधा उनके बंगले में घुस गया। चाची, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? प्रफुल्ल को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, लेकिन क्यों? निशांत ने सीधा अंदर आते हुए पूछा। दशरथ और अभिलाषा उसका सवाल सुनकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें उससे क्या कहना चाहिए था। शिवराज ने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की थी और बात करने से मना भी कर दिया था। अरे बताओ ना क्या बात है, मैं सबसे पूछ चुका हूं, लेकिन कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है। मैं तो इस घर का बेटा हूं ना, कम से कम मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे भाई के साथ में क्या हुआ है, निशांत ने कहा। ये सुनकर फिर से दशरथ और अभिलाषा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। निशांत जैसे उनके सिर पर ही खड़ा हो गया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें उसकी बात का जवाब देना चाहिए या नहीं। जब उधर वो दोनों उस उधेड़ बुन में थे कि उन्हें निशांत को कुछ बताना चाहिए था या नहीं, तब इधर लकी फोन पर उस बूढ़ी औरत से बात कर रहा था। नानी, अगर आपने अपनी आंखों के लिए मुझे फोन किया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जल्दी ही आपकी आंखों का इलाज कराना शुरू कर देंगे, लकी ने इधर से कहा। नहीं लकी, मैं जानती हूँ कि ये नहीं होने वाला है, और अब मुझे इस चीज की कोई उम्मीद भी नहीं है बेटा। तुम्हारी सासू माँ ने भी मेरी आंखों को ठीक करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई। ऐसे में मुझे किसी बेकार की उम्मीद के साथ जीना नहीं है, उसकी नानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अरे मैं आपको कोई बेकार की उम्मीद नहीं दे रहा हूं। अभी मैं जिस जगह पर बैठा हूं ना, वहां से मुझे लगता है कि मैं आपकी आंखों को वापस ला सकता हूं। वैसे भी वैद्य जी की दवा में जादू होता है, वो उससे किसी को भी ठीक कर सकते हैं, लकी ने कहा। ये सुनकर उसकी नानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने कहा, वैसे मैंने इस बारे में बात करने के लिए फोन नहीं किया था लकी। मैं तुमसे किसी और बारे में बात करना चाहती थी। मैंने सुना है तुमने करतार सिंह को हरा दिया है। गुलफाम से तुम्हारी अच्छी बनती है और उसने तुम्हें बहुत ऊपर बैठा दिया है। ये सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनके साथ बने रहना लकी,
और उसने जो काम तुम्हें दिया है उसे करने से कभी डरना मत, नानी ने कहा। जी नानी, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, आप चिंता ना करें, लकी ने इधर से कहा। वैसे तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसे गुलफाम ने इतना पसंद किया है। उसे कोई भी इंसान इतना जल्दी समझ में नहीं आता जितना तुम समझ में आ गए। वो तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन तुम इस दौरान हमारे आश्रम को भूल मत जाना। अब मैं समझ गया हूं कि आपको आश्रम की चिंता हो रही है, लेकिन आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आश्रम को कभी नहीं भूलने वाला हूं। जब तक आप वहां हो तब तक मैं बिल्कुल नहीं भूल रहा, लकी ने कहा। नहीं बेटा, मुझे आश्रम की इतनी चिंता नहीं है। मैं तो तुम्हें बस इसलिए फोन कर रही थी कि मैं तुम्हें अपने से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहती थी। असल में मैं कलकत्ता से हूं। मैं जब छोटी थी तो अनाथ हो गई। तब से इस आश्रम के पहले गुरु मुझे अपने साथ आश्रम ले आए थे, और उसके बाद में मैं कभी कलकत्ता जा नहीं पाई, लेकिन मेरा कुछ जरूरी सामान वहीं रह गया है। मुझे वो लेने के लिए जाना है। ऐसे में क्या तुम मेरे साथ में वो सामान लेने के लिए कलकत्ता चल सकते हो? अरे हाँ, बिल्कुल चल सकता हूँ, क्यों नहीं चल सकता, इधर लकी ने तपाक से जवाब देते हुए कहा। क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? क्या सामान है? इतने सालों से आप क्यों नहीं गई? आपको सामान अभी क्यों याद आ रहा है, वगैरह वगैरह, उधर से नानी ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी आज इतने बड़े पद पर बैठा हुआ था, फिर भी उसके दिल में उसकी नानी के लिए बहुत इज्जत थी। जी नहीं, मैं होता कौन हूं आपसे पूछने वाला। आप जहां बोलूंगी मैं आपके साथ वहां चलने के लिए तैयार हूं, लकी ने कहा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ। कलकत्ता में मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं कब तक हूँ कब तक नहीं, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं बस उनके लिए परेशान हूँ, इसलिए मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। पर दिक्कत यह है कि मेरे पास उनका पता नहीं है बेटा। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है नानी? मैं आपके लिए उनका पता निकलवा दूंगा, आप चिंता मत करो, लकी ने कहा। उसने जैसे ही कलकत्ता का नाम सुना तो उसके दिमाग में कुछ पकने लगा। शमशीर से जुड़ा हुआ जो भी मामला था उसके लिए भी उसे कलकत्ता ही जाना था। ऐसे में उसे लग रहा था कि वो एक साथ दोनों काम आराम से निपटा सकता था। ठीक है बेटा, तो मैं पहले तुम्हें उस लड़की का नाम वगैरह बता देती हूँ। तुम एक बार उसका पता ठिकाना निकाल लो और उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। उस लड़की का नाम है सोनाक्षी। उसकी माँ का नाम रजिता है। सोनाक्षी की तबीयत थोड़ी खराब है। रजिता खुद भी मार्शल आर्ट करती है और साथ में अपने परिवार का ध्यान भी रखती है। वो सोनाक्षी का बहुत ध्यान रखती है और अभी तो उसका और भी ध्यान रखने लगी है। अच्छा ठीक है, मैं इन दोनों नामों को ध्यान रखूंगा और साथ में आज ही वहां चला जाऊंगा। वैसे सोनाक्षी की तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। अगर तुम्हारा पहले से कोई काम चल रहा है तो उसे निपटा लो, उसके बाद में चला जा सकता है। ठीक है, तो फिर मैं कल सुबह की गाड़ी से वहां के लिए निकल जाऊंगा, लकी ने घड़ी में देखते हुए कहा। अभी निकलना उसके लिए काफी मुश्किल हो सकता था। वो पहले ही लेट हो चुका था और अगर वो रात को जाता तो शायद उसकी वजह से पूरा परिवार परेशान हो सकता था। इसलिए उसने अगले दिन जाने का तय किया। जैसे ही लकी ने फोन रखा तो उसके बाद में सोचने लगा कि आखिर उस लड़की को ऐसी क्या बीमारी हो गई थी कि वो मरने की कगार पर आ गई। बीमारी के बारे में उसकी नानी ने कुछ बताया नहीं था। लकी ने गाड़ी रुकवाई और गुरी को उसके घर छोड़ दिया। उसके बाद वो गुरी की गाड़ी अपने साथ में ले आया। गुरी को अपनी गाड़ी देने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लकी जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में काफी भूख लगी, इसलिए उसने रास्ते में एक जगह पर गाड़ी रोकी और वहां से कुछ खाने को खरीदने लगा। लकी की गाड़ी एक कोने में खड़ी हुई थी और वो सामने वाले स्टॉल पर खड़ा होकर आराम से नाश्ता कर रहा था। वो दिन भर से भूखा था। जब वो खाना खत्म करके गाड़ी के पास आया और उसमें बैठने ही वाला था कि इतने में उसे पीछे से किसी की आवाज आई। ये किसी लड़की की आवाज थी। नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना। लकी ने जैसे ही वो आवाज को सुना तो वो भागता हुआ उस लड़की की तरफ जाने लगा। सबसे पहले उसने देखा कि सड़क पर किसी के ईयरफोन्स गिरे हुए थे। उसके बाद में उसने देखा कि वहां पर एक वैन खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर वैन के पास पड़ी तो उसने देखा कि वहां पर 5 लड़के खड़े थे। उनको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो सभी शराब के नशे में धुत थे और वो एक लड़की को खींचकर अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। उन सभी के चेहरे पर जिस तरह की हंसी थी उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो आज उस लड़की के साथ कुछ गलत करने वाले थे। हालांकि वो लड़की काफी कोशिश कर रही थी कि वो उनसे छूट सके, लेकिन फिर भी वो लड़के उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे।
उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया, उसके बाल खोल दिए और कपड़े कुछ जगह से फाड़ दिए और उसके जिस्म पर ठंडी हवा लग रही थी, जिसकी वजह से उसका बदन ठिठुर रहा था। वो लड़की दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में जिस तरह का डर नजर आ रहा था, उससे लकी को समझ में आ गया था कि उसे मदद की सख्त जरूरत थी। अगर वो लड़के आज इस लड़की को अपने साथ ले जाते तो कल सुबह उन्हें उसकी लाश मिलने वाली थी। अगर वो चली जाती तो आज उसके साथ में जो होने वाला था उसके बारे में सोचते ही लकी की रूह कांप गई। ओ भाई, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, निकल तू यहाँ से। इतने में एक लड़के ने लकी को देखा तो उसने उसे फटकारते हुए कहा। इतने में लकी ने उसे देखा और चिल्लाते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। उस लड़की को छोड़ो और जाओ यहाँ से, लकी ने कहा। इतने में बचे हुए 4 लोग भी अपनी गर्दन घुमाकर लकी की तरफ देखने लगे। अब आगे क्या होने वाला था? कौन थे वो लड़के और क्या लकी उस लड़की को उन लड़कों से बचा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।